आज की जो कि हमारी कहानी है वो लेसन सेकंड है रिच डैड पुअर डैड का, जिसमें बताया गया है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। डैडी, क्या आप बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? यह सुनते ही मेरे डैडी ने शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिम्मी की मम्मी अपनी नई कैंडिकल कार में आई और वे लोग पिकनिक पर अपने समुद्र तट वाले घर पे जा रहे थे। जिम्मी ने अपने तीनों दोस्तों को ले गया, परंतु माइक और मुझे लेके नहीं गया। हमने ये कहा कि हम इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा कहा। डैडी ने अविश्वास से पूछा। हाँ बिल्कुल, ऐसा मैंने दर्द भरी आवाज़ से कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया, नाक तक चश्मे को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने में लगे। मैं उनके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। यह 1956 की बात है। तब मैं 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि उस पब्लिक स्कूल में मैं जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और कार और बेकार अपने बच्चों को पहली ही क्लास से 6ठी क्लास से इसी स्कूल में भेजते थे। 6ठी क्लास के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता था। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरे छोर पर रह रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता जहाँ मेरे जैसे परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। 6ठी क्लास के बाद इन बच्चों को तरह मैंने भी पब्लिक इंटरमीडियट और हाई स्कूल किया होता, क्योंकि उनके ही तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था। मेरे डैडी ने आखिरी अखबार को रख दिया और मुझे पता था कि वे सोच रहे थे। उन्होंने धीमे से शुरुआत की। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तुम्हें पैसा बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसा बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? अपने दिमाग का इस्तेमाल से, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका असली मतलब यह था कि बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसीलिए मुझे तंग मत करो। एक साझेदारी हुई। अगले सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक के अपने डैडी की बात बताई। जहाँ तक मुझे याद है उस स्कूल में मैं और माइक ही 2 गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी तरह ही था, क्योंकि वह भी किस्मत की वजह से ही उस स्कूल में जाता था। ऐसा लगता था जैसे कि कस्बे ने स्कूल की सरहदें तय कर दी थी और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, परंतु हम ऐसा लगता था क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबॉल ग्लव्स, नए साइकिलें और हर चीज़ें नई होती थी। मम्मी और डैडी ने ज़रूरत की सभी चीज़ें दे दी थी, जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं। मेरे डैडी का कहा करते थे कि अगर तुम कोई चीज़ चाहिए तो इसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चे करने के लिए ज़्यादा काम मौजूद नहीं थे। माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहते हो? वह राजी हो गया और शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह से कमाया जाए। कभी कभार हम इन बर्फीक बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जो जिम्मी के समुद्र तट वाले घर पे मजे कर रहे होंगे। इससे थोड़ी सी चोट पहुंचती थी, परंतु ये चोट अच्छी लगती थी, क्योंकि इसमें हम ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि पैसा कैसे कमाया जाए। आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली कूद गई। यह एक ऐसा विचार था जो माइक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने हाथ मिलाए और पार्टनरशिप के अब एक बिजनेस था। अगले कुछ हफ्तों तक और माइक आसपास के इलाकों में दौड़ भाग करते रहे। हम दरवाजे पर दस्तक देते और पड़ोसियों से कहते कि हमें अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख ले। हसद से देखते हुए ज़्यादातर लोग मुस्कुराकर हमारी बात मान ली। कुछ ने हमसे पूछा कि तुम टूथपेस्ट का क्या चाहिए, क्यों चाहिए?
इससे जब हमने कहा कि हमें आपको ये नहीं बता सकते, ये एक बिजनेस सीक्रेट है। सप्ताह गुजरते गए, मेरी माँ बहुत दुखी हो गई। हमने कच्चे माल का इकट्ठा करने के लिए हमने जगह चुनी थी, वह उनकी वॉशिंग मशीन के ठीक पास थी। एक भूरे कार्ड के डब्बे में जिसमें हमने कच्चे पे बोतलें रखी थी। हमारे इस्तेमाल के लिए टूथपेस्ट के ट्यूब की संख्या बढ़ने लगी। आखिर एक दिन माँ ने सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों के मुंह तोड़ और इस्तेमाल किए और टूथपेस्ट ट्यूब को देखते देखते उब गई थी। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और मुझे ये नहीं सुनना चाहती थी कि एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को साफ कर दो या मैं इसे उठाकर बाहर फेंक देती। माइक ने मैंने हाथ पैर जोड़े और उन्हें बताया कि जल्दी ही हमारा कच्चा माल पर्याप्त जमा हो जाएगा और हम फिर उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वे टूथपेस्ट के ट्यूब ख़त्म कर सकें। माँ ने एक हफ्ते की मोहलत और दे दी। उत्पादन शुरू होने की तारीख करीब आ गई थी। दबाव बढ़ चुका था। हमारे वेयर हाउस के मालिक यानी मेरी माँ ने हमारी पहली पार्टनरशिप कंपनी की जगह खाली करने के लिए नोटिस थमा दिया था और माइक का काम यह था कि पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट जल्दी ख़त्म करने के लिए कहे और हाँ, साथ में यही जोड़ दे कि दांतों को डॉक्टर ने कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए। अब पर्याप्त मैं उत्पादन में प्रक्रिया में ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन टेडी ने अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्च में आए और हमने आश्चर्य से ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने वहाँ 9 साल के 2 बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया को पूरी गति से जुटे देखा। हर जगह बारीक सफ़ेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल लाए गए दूध के छोटे कार्टून थे और हमारे परिवार के हिसाबी गिल लाल दिखते कोयले के साथ अधिकतम गर्मी पर जल रही थे। डैडी सावधानी से चलकर हमारे करीब आए, चूँकि हमारे उत्पादन की प्रक्रिया ने पोर्च पर करने का कर लिया था, इसलिए कार हर चीज खड़ी करनी पड़ी। जब वे उनके पास दोस्त आए, उन्होंने कोयले के ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट की ट्यूब पिघल रही थी। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक की ट्यूब में नहीं आते थे। टूथ सिक्के के बने होते थे। एक बार पेट जल जाने पर हम ट्यूब के स्टील के बर्तन में डाल देते ताकि वे पिघल के द्रव्य रूप में आ सके। इसे पिघले शीशे के हम एक छोटे से छेद में वाले दूध के कार्टून में डाल रहे थे। दूध के इन कार्टून में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा हुआ था। हर फैला सफ़ेद पाउडर प्लास्टर ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था। जल्दबाजी में मैंने उनके बैग गिरा दिया और पूरी ज़मीन ऐसी लग रही थी जैसा कि कभी अभी बर्फ़ का तूफान आया। दूध के कार्टून बाहरी बॉक्स थे जिसके भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी ने उन दोस्त ने हमें देखते रहे और हम पिघले हुए शीशे को प्लास्टर ऑफ पेरिस की ट्यूब के ऊपर छोटे से छेद में डाल रहे। संभल कर, मेरे डैडी ने कहा। मैंने बिना सिर उठाए हामी भर दी। आखिरकार जब शीशे डालने के काम ख़त्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन के नीचे रख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने हल्की सी मुस्कान से पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था, हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा कि हम दोनों पार्टनर हैं। डैडी ने पूछा, और इन प्लास्टर के सांचों का क्या है? देखिए, मैंने कहा, इसमें एक बहुत छोटी सी चीज़ है। छोटे हथौड़े से मैंने सील को ठोका जिससे बाहरी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर किया और जस्ते के एक सिक्के को बाहर गिरा गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तो तुम लोग जस्ते के सिक्के डाल रहे थे? बल्कि सही, माइक ने कहा, हम वही कर रहे थे जैसे आपने हमसे कहा था। हम पैसा बना रहे हैं। मेरे डैडी के दोस्त जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी भी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया और उनके सामने आग के आगे और ट्यूब और टूथपेस्ट के बक्स के साथ सफ़ेद धूल के लिपटे हुए 2 बच्चे खड़े थे जो कान से कान तक खोलकर मुस्कुरा रहे थे।
उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चले और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठे। मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसाजी सबसे मतलब समझाया। हमने सपने धराशायी हो गए। तो आपका मतलब ये है कि ये गैरकानूनी है? माइक ने कांपती आवाज़ में पूछा। छोड़ो भी डैडी, डैडी ने दोस्त से कहा। हो सकता है कि बच्चे अपनी जन्मजात प्रतिभा को विकसित कर रहे हो। मेरे डैडी उन्हें घूरते रहे। हाँ, यह गैरकानूनी है, डैडी ने नरमी से कहा। तुम लोग ने यह साबित कर दिया है कि तुम में बहुत ज़्यादा रचनात्मक और मौलिक विचार हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठे रहे। उसके बाद हमने सारा आटला साफ करना शुरू किया। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया। पाउडर साफ करते हुए मैंने अब माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है जिम्मी और उसके दोस्त ठीक कहते हैं, हम सचमुच गरीब हैं। जब मैंने कहा तब डैडी बस जाने ही वाले थे। बच्चों, उन्होंने कहा, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि तुमने कुछ किया है। ज़्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बात करते रहते हैं और उनके सपने देखते रहते हैं। तुमने तो कुछ किया है। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आगे बढ़े चलो, हार मत मानो। माइक और मैं खामोश खड़े रहे। ये सब सुनने में अच्छे थे, परंतु हमें ये पता नहीं था कि हम क्या करना चाहिए। तो ऐसा क्या है डैडी की ये बात अमीर नहीं है? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला किया। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों को मदद कर सकता, परंतु हकीकत में ये है, नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। माइक और मैं प्लेट और अपने सफाई अभियान में जुट गए। डैडी ने कहा, अगर तुम लोग सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बनना जाता है तो मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से ये सवाल पूछो। मेरे डैडी? माइक ने हैरानी से कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी मुस्कुराते हुए दोहराया कि तुम्हारे डैडी और मेरा बेकार में एक ही है, और वह तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ़ करता था। उसने मुझे कई बार बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है। हाँ, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराते हुए दोहराया। मेरे डैडी? माइक ने एक बार फिर हैरानी से पूछा। फिर ऐसा क्यों कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है? शानदार कार और आलीशान बंगला होने का मतलब ये नहीं होता कि आप निश्चित रूप से अमीर हैं। क्या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं? डैडी ने बताया दिया। जिमी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते थे, उनमें और ज़्यादा फर्क नहीं है। वे कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए। कंपनी उन्हें खरीद कर देती है। उसी समय शक्कर की कंपनी की आर्थिक संकट में फंसी हुई है और जिमी के डैडी के पास जल्द ही जल्द कुछ ना कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैडी अलग हैं। माइक, ऐसा लगता है कि साम्राज्य बनाने जा रहा है, और मेरा अंदाज है कि कुछ सालों में वे बहुत अमीर बन जाएंगे। ये सुनकर माइक और मैं एक बार फिर से रोमांचित हो गए और नए उत्साह से हमने अपने डूबे व्यवसाय के कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। जब हमने सफाई कर रहे थे तब हमने ये भी योजना बना ली कि अब कैसे माइक के डैडी के बात की जाए। समस्या ये थी कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और देर रात तक अपने घर में लौटते थे। माइक के डैडी के पास कई वेयर हाउस और कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोरेज के संग्रहालय और 3 रेस्तराओं के कारण भी उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। सफाई ख़त्म करने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर चला गया। वह अपने डैडी से बात करने ही वाला था, चाहे वह कितनी भी देर से घर लौटे, और उनसे पूछने वाला था कि वे हमें अमीर बनने की तरकीब सिखाने के लिए तैयार हैं। माइक ने मुझे वादा किया कि जैसे ही वह अपने डैडी से बात कर लेगा वह मुझे फ़ोन करेगा, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो। फ़ोन रात 8:30 बजे आया। ओके, अगले शनिवार। मैंने कहा,
और फ़ोन रख कर दिया। माइक के डैडी और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने की पकड़ी और सब शुरू हुए। मैं तुम्हें 1 घंटे 10 सेट दूंगा। 1953 में तनख्वाह के हिसाब से भी 10 सेट प्रति घंटे का वेतन कम था। माइक और मैं सुबह 8 बजे उनके डैडी से मिले। वे पहले से ही व्यस्त थे। उनके पास 1 घंटे से ज़्यादा का काम मौजूद था। जब वे साधारण छोटे और साफ के घर सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र अपने पिकअप ट्रक के वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फ़ोन पर हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग पीछे से पोर्च में उनका इंतज़ार कर रहे हैं। माइक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जब मैं उसे पुराने घर के दहलीज के अंदर कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श और चमराहट से सुनाई दी। दरवाजे के भीतर सस्ती सी चटाई थी। चटाई के वहाँ इसीलिए रखी गई थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशान छुपाया जा सके। हालांकि यह साफ थी पर यह इस पर दिखता था कि उसका मदद देना चाहिए। जब मैं सकरे लिविंग रूम में घुसा तो मेरा दम घुटने लगा। वहाँ पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी और निश्चित रूप से फर्नीचर के संग्रहालय में होना चाहिए। साफ सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थी। उनकी उम्र मेरी माँ की थोड़ी ज़्यादा थी। महिलाओं के सामने एक पुरुष मजदूरों के कपड़ों में बैठा था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखा था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस थे परंतु उनके स्टार्च नहीं किया गया था। उस आदमी ने उम्र मेरे डैडी के लगभग से ज़्यादा होगी, शायद 45 साल का था। तब वह माइक ने उसके पास गुजरते हुए किचन की तरफ गया जहाँ पोर्च में रास्ता था। वह मुस्कराए हैं। उनका जवाब सरब मार कर मुस्करा दिया। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। अरे ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं। बूढ़ा व्यक्ति अपने वेयर हाउस का संभालता है और महिलाएं रेस्तरां के मैनेजर हैं। तुम में इसमें कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र को तो देखा ही होगा जो 5 मील दूर एक सड़क परियोजना में काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइज़र जो बहुत से घर बना रहा है वह तुम्हारे आने से पहले ही जा चुका है। क्या ऐसा हमेशा होता है? मैंने पूछा। हमेशा नहीं पर अक्सर ऐसा होता है, माइक ने कहा और मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए वह मुस्कुराया। मैंने उनसे पूछा कि वे हमें पैसा बनना सिखाएंगे। माइक ने बताया। अच्छा, और वो उन्होंने इसे तय का जवाब दिया कि मैंने सावधानीपूर्वक उत्सुकता से पूछा। पहले तो उन्हें चेहरे पे हंसी आई, फिर वह कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक ऑफ़र रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा कि वह अपनी कुर्सी पे पीठ दिखाकर से टिका ली। वह कुर्सी को पिछले से 2 पैरों में सारे टिका बैठा रहा। माइक ने भी ऐसा ही किया क्योंकि उन्हें पता था कि वे कौन सा ऑफ़र देने वाले। मैंने कहा नहीं, पर वह हमें जल्दी ही इनका पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी ने पुराने दरवाजे में घुसकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए। आदर के कारण नहीं बल्कि उनके हमें चौंक गए थे। वह बच्चे तैयार हैं? माइक डैडी ने एक कुर्सी पे हमारे खिसकाते हुए पूछा। हमने अपने सिर हिलाए और अपनी कुर्सियों के दीवार के पास खींचकर उनके सामने रख दिए। वे एक विशाल शरीर के मालिक थे। लगभग 6 फीट उनकी हाइट थी और उनके 20 पाउंड वजनी थे। 200 पाउंड वजनी थे। मेरे डैडी इस ऊँचे थे। लगभग इसी वजह से वह माइक के डैडी 5 साल बड़े थे। लगभग एक जैसे ही थे। हालांकि दोनों में प्रजाति नहीं थी। हो सकता वह उनकी ऊर्जा एक सी हो। माइक ने कहा, तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो, क्या ये सही है रॉबर्ट? मैंने तत्काल सहमति से उनको सिर हिलाया। हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों से और मुस्कुराहट से पीछे कोई ताकत थी। अच्छा, ये रहा मेरा ऑफर। तुम सिखाऊंगा, लेकिन ऐसा क्लासरूम की शैली में नहीं रखूँगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं उनके बदले तुम्हें सिखाऊंगा। कि तुम मेरे काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मुझे तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सीख सकता हूँ, और अगर तुम सिर्फ बैठकर ही मेरी बात सुनते हो तो मुझे लोग स्कूल करते हो तो मुझे समय बर्बाद होगा। ये मेरा ऑफ़र है, इसे तुम मान लो या फिर वापस लौट जाओ।
क्या आपसे पहले एक सवाल कर सकता हूँ? मैंने पूछा। नहीं, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है। अभी ढेर सा काम पड़ा है। अगर तुम तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम अभी काम कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते ही वे चले गए, इसलिए तत्काल निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगर 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट से कहा। मंजूर, मैंने कहा। मंजूर, माइक ने कहा। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट के मैसेज मोटिक आ जाएगी। उनमें बात करने के बाद तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और वह तुम्हें काम करना शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेट दूंगा और तुम्हारे शनिवार के 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो ये सॉफ्ट बॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी अपनी आवाज़ को धीमी परंतु कड़वे करके कहा, या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्टबॉल खेलने के बजाय काम करने में सीखने विकल्प चुनने की समझदारी थी। 30 सेट बाद शनिवार को खुले अनुमा जो सुबह 9 बजे माइक ने मुझे मैसेज मोटिंग के साथ काम कर रहे थे, एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। वह हमेशा कहा करती थी कि हम माइक को देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है जो अपने बड़े हो गए हैं, कथा दूर चले गए हैं। हालांकि वह दयालु थी परंतु कड़ी मेहनत के विश्वास करती थी और इसीलिए हमेशा काम में जुटाए रहती थी। वे बहुत कड़क मैनेजर थी। हम 3 घंटे के डिब्बा बंद सामान शेल्फ पर वह उतारते थे, उनकी धूल साफ करते थे और वह उन्हें किराने में से क्रेन से जमाते थे। यही बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा था। माइक के डैडी को अपना अमीर डैडी कहता हूँ। वह अपने इस तरह से सुपेट्स थे कि पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। 7 से 11 कैनवस स्टोरेज की संस्करण थे। पड़ोस के जनरल स्टोर कहाँ से लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसी चीज़ें खरीदते थे। समस्या ये थी कि हवाई में एयर कंडीशनर नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर्स अपने दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर को दोनों और दरवाजे को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क के पार्किंग के सामने देखते रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती तो बहुत बड़ी धूल का गुब्बारा भी साथ में आता, स्टोर में घुसकर डब्बों को जम जाता। इसलिए हम लोग की नौकरी अभी तक चल रही थी जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती। 3 हफ्ते तक माइक और मैसेज पास जाकर 3 घंटे काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम ख़त्म हो जाता और वह हमसे हर 1 घंटे के हाथ के 3 छोटे सिक्के डाल देती। उस समय 50 के दशक में 9 साल की उम्र में 30 सेट कमाने में कोई ख़ास खुशी नहीं होती। तब कॉम्पिक्स की कीमत 10 सेट हुआ करती थी, इसलिए हम अपनी कमाई को कॉमिक्स पे खरीद देते और घर लौट जाता। चौथे हफ्ते बुधवार को मैंने काम छोड़ने को बना लिया कि मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार था क्योंकि माइक के डैडी पैसा कमाना सिखाना चाहते थे। इसलिए मैं 10 घंटे सेट में गुलामी कर रहा था। और मुझे बड़ी बात तो ये थी कि उस पहले शनिवार के बाद मैंने उनको डैडी को कभी नहीं देखा। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच के समय माइक के कहा। स्कूल लंच बड़ा निराशाजनक था। स्कूल में उबाऊ सा था और अब तो मेरा पास शनिवार भी नहीं था कि जिसका मैं इंतज़ार कर सकूं। परंतु 3 सेट के कारण मुझे धक्का पहुंचा था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम मुझे किस बात पे हंस रहे हो? मैंने गुस्से से और गुट्ठा से पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लोगे तो तब तुम मुझसे मिलने अच्छा होगे। क्या? मैंने आवेश में पूछा। क्या वे मेरे उकता जाने का इंतज़ार कर रहे हैं? कुछ माइक ने कहा। मेरे डैडी ज़रा अलग किस्म के हैं। उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडीज़ की तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत सी बातें करते हैं, दूसरी तरफ से मेरी डैडी बहुत कम बात बोलते हैं। तुम सिर्फ इसी की शनिवार का इंतज़ार कर लो, उन्हें मेरी बता दूंगा कि तुम्हें अपना काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मैं साथ में नाटक खेला गया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, पर शायद हो सकता है। डैडी शनिवार के बाद इसके बारे में समझाएंगे।
तो आगे कहानी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट लेसन में, जो कि आपको मिलेगी। तो आप वहाँ पे हमारे ऊपर जो कि आई सेक्शन है, वहाँ से आप अपना ये अगला पार्ट उसमें देख सकते हैं। तो अगली कहानी को हम उसमें कंटिन्यू करेंगे।